जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? लो जनाब, एक नई खबर मुलाहिजा करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पंजाबी और पठान की गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है और बार बार ये कहा जा रहा है कि पार्टी पठानों के हाथ में चली गई है। ये एक नया फिनोमेना जो है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज से स्टार्ट हो रही है। इस कार्रवाई में कौन कौन हदफ बन सकता है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात करके अमेरिका से मदद मांग ली है। अमेरिका से क्या मदद मांगी गई है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीरों की मरात में इजाफा कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हकीकी आज़ादी खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम आ चुकी है। कैसे आई है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताते हैं। कल अमेरिकी सफ़ीर ने मुलाकात की उमर अयूब साहब से और वहाँ पे गौहर खान साहब भी मौजूद थे और साथ साथ उसमें रऊफ़ हसन साहब भी शामिल थे। अब जो मुलाकात हुई उस पर एक अलामिया जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लिहाजा मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अलामिया है, मैं पूरे का पूरा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या कहा गया और अमेरिकी सफ़ीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मदद मांगे। तो जनाब कहते ये हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान से मुलाकात हुई। ठीक हो जी। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक हो गया जी। अब देखें पैनल कितना बड़ा है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं। यानी वो सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें अमेरिका की मुदाखलत पे बहुत एतराज़ था, जिन्हें ये कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट कह के इमरान खान ने कमाल कर दिया। तो वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे इस मीटिंग में। उसके बाद कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की हालत और कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। किससे किया गया? अमेरिका से, यानी अमेरिकी सफ़ीर से तफसीली तबादला ख्याल किया गया कि पाकिस्तान में जमहूरियत की हालत क्या है और कानून की हुक्मरानी क्या है। फिर उसमें बताया कि मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की कैफियत और मैशत की सूरत हाल पर भी मुफस्सल बातचीत हुई। अमरीकी सफ़ीर से हो रही है बात, आप ज़हन में रखिएगा। और अवाम के वोट के हक़ के ख़िलाफ़ रियासती यलगार, बुनियादी सियासी आज़ादियों पर आयद एलानिया और गैर एलानिया कदगनों और इजहार व इबलाग की आज़ादियों के ख़िलाफ़ गैर कानूनी इंतज़ामी इक़दामात पर भी गुफ्तगू की। ये थोड़ा सा मुश्किल बनाया ताकि किसी को समझ ना आए। और अगर आप ये कहते हैं तो सलीस ज़ुबान में ये है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की शिकायत लगा दी, कि अमरीकी सफ़ीर से शिकायत लगाई है कि जनाब यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो इज़हार ख़याल की आज़ादी, यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं या उनकी सोशल मीडिया टीम बोल रही है, तो उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। फिर ये है कि सियासी आज़ादियाँ जो उसके ऊपर भी पाबंदी है, यानी कोई जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं मिल रही। और फिर इसके अलावा रियासत ने यलगार की हुई है, यानी रियासत ने मुकम्मल तौर पे आवाम का वोट जो है उसके ऊपर रियासी यलगार, यानी वो उसके मुतहत हो गया और उन्होंने वोट का गला घोंट दिया। बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी अहलिया, तहरीक इंसाफ के मर्दों, ख़वातीन, कायदीन, कारकुन समेत सैकड़ों सियासी कैदियों के ख़िलाफ़ मावराए दस्तूर व कानून सियासी इंतकाम के रवां सिलसिले पर भी बातचीत हुई। इन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब कैद हैं, उनकी अहलिया कैद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्द और औरतें गिरफ़्तार हैं और फिर सैकड़ों सियासी कैदी हैं जो ज़ाहिर है जिन्हें मावराए आइन और दस्तूर के मुताबिक सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और ये किस से शिकायत की जा रही है? ये कोई इमाम काबा से शिकायत नहीं की जा रही है, अल्लाह ताला से नहीं की जा रही, ये अमरीकी सफ़ीर से की जा रही है। उसके बाद कहा गया कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की हालिया रिपोर्ट के मदरजात पर भी गुफ्तगू की। यानी वो गुफ्तगू हुई है कि आपने जो बुनियादी इंसानी हकूक़ उठाए हैं, जो महकमा ख़ारजा अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट है, उसके अंदर भी हमारे इशू को इंक्लूड किया जाना चाहिए। पाकिस्तान नहायत संगीन नौयत की सियासी, आइनी और माशी बहरानों की जद में है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब का ये उनके नाम से ये टिकट चला। आइन से संगीन अहराफ और कानून की हुक्मरानी की बदतरीन सूरत हाल सबसे बढ़कर मैशत की तबाही का पेश खामा बन रही है, और ये भी उमर अयूब खान साहब ने कहा। और आइन की जानब से शहरियों को फराहम करदा बुनियादी हकूक़, सियासी आज़ादियाँ और वोट का हक़ मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ज़ामन है, ये भी उमर अयूब साहब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहम गहरे
कारोबारी और माशी रवाबत की एक तवील तारीख रखते हैं, और जबकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, उमर अयूब साहब ने कहा, उन्होंने तस्लीम किया। बल्कि माशी तरक्की का कोई कुलिया कानून की हुक्मरानी के बगैर कारगर साबित नहीं हो सकता, ये भी उमर अयूब साहब का है। दो तरफा मनफत के लिए बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के तसलसल और उनमें वसअत की ख्वाह हैं। वो चाहते हैं कि दो तरफा जो ताल्लुकात हैं वो एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर बढ़ने चाहिए और फ़ायदा दोनों मुल्कों को होना चाहिए। और अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से पाकिस्तान की कसीरुल जहती तरक्की में बतौर शराकतदार को किरदार अदा करते रहने का अज़म का अयादा किया और मुलाकात में दोनों तरफ से बाहमी रवाबत के तसलसल पर भी इत्तफ़ाक़ किया। देखें, मुझे एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है एम्बेसडर्स आते हैं, एम्बेसडर्स मिलते हैं, अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात होनी चाहिए और गवर्नमेंट से मुलाकात भी होनी चाहिए और आम लोगों से भी ज़ाहिर एम्बेसडर्स मिलते रहते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है और मिलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमरीकी सफ़ीर से नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि इनके बकौल अमेरिका वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की थी, जिसने जनरल बाजवा के साथ मिल के इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई थी। और आज भी इमरान खान साहब का यही क्लेम है, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के साथ मिल के पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ करती है। तो लिहाजा अब दुश्मन हुआ अमेरिका इनका, तो दुश्मन के सफ़ीर के साथ मुलाकात मेरा नहीं ख्याल कि होनी चाहिए थी। फिर अगर मुलाकात हो गई तो आप शिकायत लगा रहे हैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ और साथ उनसे चाह रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करें, तो आप दुश्मन से सपोर्ट मांग रहे हैं, ये अजीब सी बात है। तो मेरा ख्याल है या तो ये बहुत बड़ा यू टर्न है या फिर एक बहुत बड़ी हमाकत हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या फिर हो सकता है कि ये जो पुराना बयानिया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ की थी वो बिल्कुल फ़ाल्स था, वो गलत था और आज उमर अयूब साहब ने उसे गलत साबित कर दिया है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेके इन सब की सरजरश भी करनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब की थी, और इनसे पूछना चाहिए था कि आप लोग होते कौन हैं कि मेरी पार्टी में होते हुए आप अमरीकी सफ़ीर के साथ आपने मुलाकात कर ले। उस पर उमर अयूब साहब का ये कहना है कि देखें जी, हमें दफ्तर खारजा ने कहा था मुलाकात करने के लिए। भाई दफ्तर खारजा तो कहता रहता है, तो आप क्यों मिले? आप इनकार कर देते, आपके पास ऑप्शन था, आप कहते जी हम नहीं मिलते। तो आपको ये चाहिए था कि आप आज भी एब्सोल्युटली नॉट कहते, लेकिन अब आपने एब्सोल्युटली यस कह दिया और आप अमेरिका के ग़ुलाम बन गए, जिससे इमरान खान साहब आपको आज़ादी दिलवाना चाहते थे। तो ये एक बहुत ही दो नंबर किस्म की सूरत-ए-हाल क्रिएट कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर होगा जो इस मुलाकात को जस्टिफाई कर सकेगा। और आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब फिर ये कहेंगे कि देखें जी अमेरिका ने इनके साथ मिल के हमारी गवर्नमेंट गिरा दी थी, तो किस मुँह से कहेंगे? क्योंकि इनकी पार्टी का चेयरमैन, इनका अपोजिशन लीडर और इनका सेक्रेटरी इतलात और इनका पुराना स्पीकर, वो चारों के चारों जो अमेरिकी सफ़ीर के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तान की जो माशी, समाजी और कानूनी आइनी हैसियत है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो कम अज़ कम पाकिस्तान के जो गंदे कपड़े थे उसे अमेरिकी सफ़ीर के सामने तो नहीं धोना चाहिए था। और अब अगर अमेरिका की तरफ से एक अलामिया जारी हो जाता है या एक लेटर लिख दिया जाता है हुकूमत पाकिस्तान को कि आप इमरान खान को राय दें और उनके साथ बेहतर सलूक करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? फिर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमेरिका को दूर नहीं है, दोनों करीब करीब है, दोनों भाई भाई हैं। तो आज आपने साबित कर दिया कि आप अमेरिका के भाई हैं और अमेरिका आपका भाई है। तो वो जो बयानिया था मेरा ख्याल है वो आज दफन हो गया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी इस पे बात नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया कैंपेन हुई थी। आपको याद होगा कि जब बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स का केस सुनना था और उसकी हतमी हेयरिंग होनी थी, तो उससे पहले बाबर सत्तार साहब से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई। उनका ग्रीन कार्ड लीक हो गया, उनकी फैमिली की जो हिस्ट्री है वो लीक हो गई, उनके असासे लीक हो गए और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर आई। बाकायदा एक कैंपेन बनी और आज तक ये कैंपेन चल रही है जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब को बहुत क्वेश्चन किया जा रहा है। तो कल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक साहब को, और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और मेरी फैमिली अब बाहर नहीं निकल सकती, मैं बाहर नहीं निकल सकता, और इन्होंने मेरी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो लीक की है, तो इसके ऊपर एक तौहीन अदालत होनी चाहिए। जस्टिस आमर फारूक साहब ने उसी ख़त को तौहीन अदालत के नोटिस में कन्वर्ट कर दिया है और आज इसके ऊपर बेंच बन जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है FIA को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो तमाम लोग आइडेंटिफाई किए जाएँ कि जिन्होंने बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। तो उसके अंदर मेरा ख्याल बाबर सत्तार साहब के पास भी 21-22 नाम होंगे
और उसमें कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, कुछ एंकर्स भी शामिल हैं जिन्होंने बाबर सत्तार साहब से रिलेटेड बातें की और बाकायदा उनको मलाइन किया गया और उनसे बहुत सारा कीचड़ उछाला गया उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है 21-22 लोग हैं जिनके खिलाफ अब कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर उनसे पूछा जाएगा कि जनाब किस बुनियाद पे आपने जज साहब के ख़िलाफ़ बात की, और जवाब तो लोगों के पास नहीं होगा, या ये होगा कि जी हमें तो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली थी और हमने उसके ऊपर बात कर दी, तो तज्जिया करना तो हमारा हक़ है। फिर नादरा से पूछा जाएगा कि जनाब ये जो आपका डाटा है ये लीक कैसे हो गया, क्योंकि नादरा तो क्लेम करता है कि हर चीज़ हमारे पास सेफ़ होती है। ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारा कुछ सिस्टम ब्रेक करके कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दे। तो नादरा से पूछा जाएगा, फिर नादरा को जवाब देना पड़ेगा कि किस शख्स ने ये सिस्टम से चीज़ें निकाली और निकाल के सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई। तो मेरा ख्याल है बाबर सत्तार साहब अब सीधे हो गए हैं और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारे जो हैं वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ से भी एक दरख्वास्त दी जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहलकारों ने या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने 1 लाख ट्वीट्स की थी बाबर सत्तार साहब की हमायत पर, जब उन्होंने 4 इदारों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया था। तो दूसरी तरफ से भी एप्लीकेशन आ सकती है, जनाब इनको भी बुलाएं कि ये कौन होते हैं कि एक जो जज है उसके पीछे खड़े होना और अपने एक पॉलिटिकल मोटिव के लिए अदलिया को बदनाम करने वाले। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है दूसरी तरफ से भी फ्रीक आएंगे और ये एक नया फड्डा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्टार्ट हो गया जो आने वाले दिनों में बढ़ता चला जाएगा। जनाब केपी में अब ज़ाहिर आप पूछ रहे होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पठानों और पंजाबियों का क्या इशू है, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीरों की इमारत में इजाफा कर दिया और ये किया अली अमीन गंडापुर साहब जैसे इनकलाबी लीडर ने। और पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान को नया बनाना चाहती है, जो ये चाहती है कि वज़ीर के हकूक़ या वज़ीर की जो इमारत हैं वो आम आदमी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मज़दूरों को बदलना चाहती है, जो रियासत मदीना बनाना चाहती है। तो जो एक रियासत मदीना खैबर पख्तूनख्वा में बन रही हैं, वहाँ पे जितने मुज़रा हैं उनके किराए के जो घर हैं उसके किराए में इजाफा कर दिया गया, 70,000 से 2 लाख रुपया कर दिया गया। और फिर जो जिन लोगों को घर अलाट हो गए हैं वो ठीक है, जिनको अलाट नहीं उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो यूटिलिटी बिल्स है वो 2 लाख कर दिए गए हैं। तज़ीनो आराइश यानी जो उसको घर को खूबसूरत बनाना है, जो उसके अंदर फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी, वो 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। और साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको फंड्स दे दिए गए 305 मिलियन के, कबायली इलाकों के डिप्टी कमिश्नर को 1303 मिलियन रुपए उनको भी दे दिए गए। तो जनाब ये मरात में इजाफा को गलत बात नहीं है, मैं हमेशा इसका हम ही रहा हूँ कि लोग जो काम करते हैं उनको कंफर्टेबल रहना चाहिए। लेकिन जब आप दावा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बदलेंगे, तो फिर इस दावे के साथ इस किस्म की मरात के अंदर इजाफा ये सूट नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कि रास्ते मदीना में किसी वज़ीर की तनख्वाह में इजाफा हुआ होगा या उसके किराए का मकान जो था उसकी कीमत बढ़ गई होगी। और एक सवाल ये भी है कि अगर ये वज़ीर इतने गरीब हैं कि ये किराए के मकान में रहते हैं, तो फिर वाकई सलूट करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जबकि इनमें से हर शख्स अमीर है और अल्लाह ताला ने बड़ा खुशहाल बनाया इनको। ये अपने घरों में रहते हैं, तो अब इनको किरायों की क्या ज़रूरत है या अपने घरों के अंदर तज़यीन और आइश की क्या ज़रूरत है। बाकी ये मुसाफिर खाना होता है इक़्तिदार, तो मुसाफिर खाने के अंदर चीज़ों को खूबसूरत बनाने की क्या ज़रूरत है। पुराने पलंगों में गुजारा कर लें, आपने तो कौम का मुकद्दर बदलना है। लेकिन मुकद्दर मेरा ख्याल है कौम का बदलना तो दूर है, ये वज़रा ने अपना मुकद्दर बदलना शुरू कर दिया। और इस मामले में सिर्फ केपी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ही इस मामले में बराबर है। ये एक ऐसा हमाम है जिसके अंदर पंजाब के वज़रा भी नंगे हैं, वफाक के भी, बलूचिस्तान के भी, सिंध के भी और अब खैबर पख्तूनख्वा के भी। तो मुबारक हो जनाब आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों कि आपके लिए एक और खुशखबरी आ गई। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाबी और पख्तूनों का मसला शुरू हो गया है और पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने ये एतराज़ करना शुरू कर दिया है कि ये पूरी पार्टी पख्तूनों की पार्टी या पठानों की पार्टी हो चुकी है। जबकि मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि आप पठानों को क्यों कहते हैं, बल्कि एसपीएस से बड़ा होना चाहिए और पार्टी इतनी बड़ी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, तो उसके अंदर ये डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये डिबेट सर उठा रही है। एतराज़ ये किया जा रहा है कि आप इसकी सारी जो क़यादत उसको देख लें कि इमरान खान साहब जो हैं वो हैं पंजाबी, लेकिन वो खान हैं, चलें उनको छोड़ दें, आप साइड पे रखते हैं। उसके बाद जो इस वक्त है गौहर खान साहब, उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उमर अयूब खान साहब उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ, फिर सियासी कमेटी जो है उसके अंदर 80% लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। फिर अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो तीसरा बड़ा ओहदा है
उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब को ठुकाया जा रहा है, उनको वहाँ पे रखा जा रहा है या उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। तो पूरी की पूरी पार्टी और उस पार्टी की क़यादत और उस पार्टी के तमाम ओहदेदार जो हैं वो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो पंजाब के लोग हैं वो किसी जगह नज़र ही नहीं आते। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो साइड लाइन है, आप उनको देख लें। और शिबली फराज साहब ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, वो भी असद कैसर साहब को आप देख लें। तो हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको पार्टी के अंदर पख्तून वहाँ पे परवेल करते हुए नज़र आएंगे। तो अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि जनाब शेख वकास अकरम क्योंकि पंजाबी हैं और इसलिए उनको मौका नहीं दिया जा रहा, और अगर उनका ताल्लुक़ भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होता तो फिर शेर अफजल मरवत साहब को ऑफ करके उनको ये मौका दे दिया जाता। तो अब ये एतराज़ करना शुरू हो गए। अब बल्कि लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि आप सियासी कमेटी को देख लें या जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसको देख लो, उसके अंदर बलोची नहीं है, उसके अंदर सिंधी मौजूद नहीं है, उसके अंदर कश्मीरी मौजूद नहीं है, उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं हैं। तो आप जिस जगह पर भी देखेंगे आपको एक ख़ास तबका जो है वो परवेल करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे मतलब ये हो रहा है कि पार्टी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद होकर रह गई है। तो क्या ये एक अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं खुदा न खास्ता कि आपने सारा पलड़ा जो है वो भर दिया है एक ही ख़ास तबके के साथ या एक ही ख़ास सूबे के लोगों के साथ। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है एक नई बहस शुरू होने वाली है कि एक पंजाबी PTI कौन सी है और पख्तून PTI कौन सी है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि पार्टियाँ बहरहाल इन सब चीज़ों से बालातर होती हैं और उन्हें बालातर होना चाहिए। तो जनाब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह रात को 9 बजे मुलाकात होगी।